हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों की चर्चा हो रही थी चोल राजवंश से संबंधित। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था राजेंद्र के बारे में, वीर राजेंद्र प्रथम के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि वीर राजेंद्र प्रथम किस तरह से वो गद्दी पर बैठता है और जो है उसका वीर राजेंद्र के बाद उसका पुत्र होता है अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र 1 वर्ष ही गद्दी पर बैठता है। फिर इसके बाद में होता क्या है कि वेंगी के जो चालुक्य होते हैं वो राजेंद्र होता है, राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है, इसकी हत्या कर देता है और हत्या करके जो है कहाँ पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है और नाम अपना क्या चेंज करता है, कुलोत्तुंग प्रथम। क्लियर हुआ? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में कि कुलोत्तुंग प्रथम किस तरह से ये जो है चोल साम्राज्य को किस तरीके से इसने प्राप्त किया और कैसे कैसे ये गद्दी पर बैठा। तो अगर हम बात करते हैं कुलोत्तुंग प्रथम की, तो कुलोत्तुंग प्रथम का अगर टाइम है तो टाइम ड्यूरेशन है 1070 से लेकर के 1020 ईस्वी तक ये जो है शासन देखता है। और इसके सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी उपाधियां कौन सी थी। तो अगर हम उपाधियों की बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया है कि चोल साम्राज्य जो है उपाधियों से भरा पड़ा हुआ है। इस पर आपको कमांड करनी पड़ेगी और आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। अगर आप खुद वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। इन जो है इन भारी भरकम उपाधियों को लेकर के इनके बारे में सोच करके डरना नहीं है, बल्कि इनका डट करके मुकाबला करना है। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा अब हम चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुलोत्तुंग प्रथम के उपाधियों की, तो कुलोत्तुंग प्रथम की जो पहली उपाधि थी तो वो कौन थी? शुंगमत्त वीर्त। क्या थी उपाधि? शुंगमत्त वीर्त। इसका मतलब क्या होता है? अनेक करों को हटाने वाला। शुंगमत्त वीर्त का मतलब क्या होता है कि अनेक करों को हटाने वाला। इसका मतलब इसने कर हटाया होगा, इसीलिए जो है इसका शुंगमत्त वीर्त जो है इसने उपाधि धारण की। इसके बाद में अगर दूसरी उपाधि की बात करते हैं तो दूसरी उपाधि कौन सी थी? तो दूसरी उपाधि जो थी वो थी कुलशेखर पांड्य कुलांतक। कौन सी थी? कुलशेखर पांड्य कुलांतक। और तीसरी उपाधि कौन सी थी? तो तीसरी थी जयधर, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फिर इसके बाद में थी अभय, फिर विरुद्धराज भयंकर। ये दोनों अलग अलग हैं, आपको ऊपर नीचे ही लिखना है। थोड़ा जगह के अभाव की वजह से हमने इसको साइड में लिख दिया है। क्लियर? तो ये जो है जयधर और अभय किसकी उपाधि थी? तो कुलोत्तुंग प्रथम की थी। फिर इसके बाद में विरुद्धराज भयंकर की अगर बात करता है तो ये भी कुलोत्तुंग प्रथम की ही उपाधि है। फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती इसके बाद में उपाधि धारण करता है विष्णुवर्धन। फिर कटई कोंड चोलम और मलई कोंड चोलन। बड़े टिपिकल वर्ड हैं। चलिए, लेकिन इन टिपिकल वर्ड को हमें भी क्या करना है? आसान बनाना है और इजी बनाना है। तो इस तरीके से इसने इतनी सारी उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी शुंगमत्त वीर्त, अनेक करों को हटाने वाला, इसका मतलब होता है। फिर कुलशेखर पांड्य कुलांतक। फिर क्या था? फिर जयधर था। फिर अभय था, अभय। फिर इसके बाद में विरुद्धराज भयंकर भी इसने उपाधि धारण की। फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती उपाधि इसकी थी। फिर विष्णुवर्धन था। फिर कटई कोंड चोलम, फिर मलई कोंड चोलम। ठीक है, तो ये थी इनकी उपाधियां। इनको आप एक एक करके ऊपर नीचे करके लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो लाइन की बातें सारी लाइन में ही रह जाती हैं। लेकिन अगर ये ऐसे जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से ऊपर नीचे लिखेंगे तो इससे होता क्या है कि ये आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर कट दिखती रहती है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि क्या बात करते हैं कि अधिराजेंद्र विजयालय वंश परंपरा का जो है क्या था? अंतिम शासक था। हमने कल बताया था ना लास्ट में कि राजेंद्र द्वितीय के बाद में उसका पुत्र किसमें गद्दी पर बैठता है? कौन बैठता है गद्दी पर? तो वो अधिराजेंद्र होता है, जो कि विजयालय वंश का अंतिम शासक होता है। ओके, मैंने बताया था लास्ट स्टार्टिंग में, जब जिस दिन हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, तो मैंने आपको ये बताया था कि विजयालय वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो विजयालय को ही माना गया है। तो यही जो विजयालय था जिसको संस्थापक माना गया है, तो इसका जो है क्या था कि इस विजयालय वंश का ये अंतिम शासक था।
फिर इसके बाद में क्या है, इसके बाद किसके बाद यानी अधिराजेंद्र के बाद में चोल चालुक्य वंशज चोलों के क्या हो गए, भाग्य विधाता बन गए। यानी कि जो विजयालय वंश की परंपरा थी इसको नष्ट करके इन जो वेंगी के चालुक्य थे इन लोगों ने अपनी जो है शासन सत्ता, चोलों की सत्ता अपने हाथ में ले ली और क्या हुआ, चोल साम्राज्य की सर्वे सर्वा बन गए। क्लियर हुआ। इसके बाद में एक वर्ष बाद अधिराजेंद्र की हत्या कर राजेंद्र जो है कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। कि ये अधिराजेंद्र अपने पिता की मृत्यु के बाद में एक गद्दी पर बैठता है और जो वेंगी का व्यक्ति होता है राजेंद्र, ये जो है इसकी हत्या करके किस नाम से गद्दी पर बैठता है, तो कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये कुलोत्तुंग प्रथम यही है जो कि 1070 से लेकर के 1120 तक जो है शासन किया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या है, कुलोत्तुंग वेंगी के चालुक्य वंश का राजकुमार था। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये वेंगी के चालुक्यों का जो है राजकुमार था। और इसकी अगर हम इसकी पत्नियों के बारे में बात करते हैं तो इसकी पत्नी का नाम था मधुरांतकी। क्या नाम था, मधुरांतकी, यानी कि दीन चिंतामणि। अभिलेखों में जो है इसकी पत्नी मधुरांतकी का नाम पाया गया है। उसको अभिलेखों में क्या नाम पाया गया है, तो वो नाम पाया गया है दीन चिंतामणि। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद में जो दूसरी पत्नी थी तो ये थी त्यागवल्ली। इनको कहते हैं, इनको त्यागवल्ली को एक राजाओं की तरह अधिकार प्राप्त थे। जैसे एक राजा को सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, इसी तरह से इनकी जो दूसरी पत्नी थी, कौन सी, त्यागवल्ली थी, इनको जो है राजा के समान सारे अधिकार प्राप्त थे। इसके बाद में जो तीसरी पत्नी आती है तो ये थी एजिशई वल्लभ। पत्नियां तो बहुत थी लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो हमने उन्हीं को आपके सामने दर्शाया हुआ है। तो इस तरीके से पत्नी कौन कौन सी थी, पहली थी मधुरांतकी, दूसरी त्यागवल्ली और तीसरी कौन सी थी, एजिशई वल्लभ। ओके, क्लियर हुआ। अब अगर पुत्रियों की बात करते हैं तो इनकी दो पुत्रियां थी। पहली पुत्री कौन सी थी, सुप्त मल्लियार। कौन सी थी, सुप्त मल्लियार। और दूसरी पुत्री कौन सी थी, पिलैयार। ये जो सुप्त मल्लियार थी तो इनका विवाह जो है श्रीलंका के शासक विजय बाहु के साथ हुआ है। यानी कि श्रीलंका के शासक विजय बाहु के साथ हुआ। तो इट मीन्स जो ये जो परांतक प्रथम था तो ये वैदेशी जो विदेशों से संबंध, इसका मतलब ये इसके संबंध जो थे वो मधुर थे। भाई अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजा विजय बाहु के साथ करता है, दैट मीन्स कि इसके जो विदेशी संबंध थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और आप तक जैसा कि आप पीछे भी देखते चले आए हैं कि कई सारे राजाओं ने जो है अपने वैदेशिक संबंध स्थापित करने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि वैदेशिक संबंध स्थापित किए हैं। तो हो सकता है इसने भी इसी वजह से अपना वैदेशिक संबंध स्थापित किया हो। फिर इसके बाद में दूसरी पुत्री कौन सी थी, तो दूसरी पुत्री का नाम जो है पिलैयार पाया जाता है। अब इसके बाद में कुलोत्तुंग प्रथम के समय पर कलिंग पर आक्रमण कितनी बार हुआ है, तो इसके समय पर 2 बार कलिंग पर आक्रमण हुआ। और एक शासक है, एक लेखक है चोल काल के जो बहुत फेमस हैं, वो कौन से हैं, जयगोंडार। जयगोंडार जो थे इनके जो है राजकीय कवि थे। किसके, कुलोत्तुंग प्रथम के राजकीय कवि थे। अगर राजकीय कवि की बात करता है कि जयगोंडार किसके दरबार में जो है राजकीय कवि था, तो वो कौन था, तो वो जयगोंडार था जो कि किसके दरबार पर था, कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार पर था। अगर हम जयगोंडार की बात करते हैं कि इनकी बुक का नाम है, तो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है कलिंगत्तु पर्णी। कौन सी है, कलिंगत्तु पर्णी, ये जयगोंडार की पुस्तक है। अब इस कलिंगत्तु पर्णी में ये जानकारी मिली है कि कुलोत्तुंग ने कडारम को नष्ट कर डाला था। किसने, कुलोत्तुंग ने जो है कडारम को नष्ट कर डाला था। ये कडारम क्या है, तो कडारम जो है तमिल भाषा में श्रीलंका को कहा गया है। क्लियर हुआ, किसको कहा गया है, श्रीलंका को कहा गया है। तो ऐसा वर्णन कहाँ पर पाया जाता है, तो ऐसा वर्णन पाया जाता है जयगोंडार की पुस्तक है कलिंगत्तु पर्णी, जिसमें कि ये वर्णन पाया गया है कि जो कुलोत्तुंग प्रथम था तो ये जो है इसने क्या किया था कि इसने कडारम को जला करके
नष्ट कर दिया था, ऐसा साक्ष्य पाया गया है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं कुलोत्तुंग प्रथम की उपलब्धियों के बारे में कि इसने कौन कौन सी उपलब्धियां इसकी कौन कौन सी प्राप्त की थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर कुलोत्तुंग प्रथम की बात करें कि कुलोत्तुंग प्रथम की उपलब्धियां कौन सी थी, तो सबसे पहली चीज तो कुलोत्तुंग ने 2 बार भूमि की पैमाइश करवाई थी। क्या करवाया था? कुलोत्तुंग ने जो है 2 बार भूमि की पैमाइश करवाई थी। इसी चोल वंश में और किस राजा ने जो है भूमि की पैमाइश करवाई थी? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि राजराज प्रथम ने भी जो है किसकी भूमि की पैमाइश करवाई थी। क्लियर हुआ? भूमि की पैमाइश करवाई थी, प्लस क्या किया था कि उपजाऊपन के आधार पर, यानी कि कौन सी मिट्टी कितनी उपजाऊ है उसी के आधार पर जो है राजराज ने कर निर्धारण भी किया था। लेकिन राजराज ने एक बार किया है, इसने कितनी बार किया है भूमि की पैमाइश करवाई है? तो इसने भूमि की पैमाइश जो है 2 बार करवाई है। क्लियर हुआ? तो 2 बार करवाई है। कब कब? अपने शासन के 16वें वर्ष और अपने शासन के 40वें वर्ष, यानी कि शासन सिंहासन पर बैठने के बाद एक बार 16वें वर्ष बाद करवाया, यानी कि 16वें वर्ष करवाया, और दूसरी बार भूमि की पैमाइश कब करवाई? तो 40वें वर्ष करवाई। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर नोट बना करके आप लोग लिखिए। ये जो है ब्लू कलर से जो दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग नोट बना करके लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का दल चीन भेजा था। कहाँ पर भेजा था? चीन भेजा था। कितने व्यापारियों का दल भेजा था? तो 72 व्यापारियों का दल भेजा था। कहाँ पर भेजा था? चीन भेजा था। कब भेजा था? तो 1077 में। इसके पहले भी हमने आपको बताया है कि चीन में और किसने दूत मंडल भेजे थे? तो राजेंद्र ने भी भेजे थे दूत मंडल। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको कोरिलेट करके पढ़ना है ताकि आपको तुरंत इमीडिएट क्विक जो है, अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आपके माइंड में क्विक क्लिक होना चाहिए कि नहीं, हाँ हमने चोल साम्राज्य में किसके किसके बारे में पढ़ा है, जिसने जिसने जो है चीन में दूत मंडल भेजा था। क्लियर हुआ? तो इसने भी जो है क्या किया था कि 1077 ईस्वी में जो है 72 व्यापारियों का दल भेजा था। और ये जो दल गया था तो ये अपने साथ कौन कौन सा सामान ले गया था? तो पहली बार तो कांच का सामान ले गया था। दूसरा कौन ले गया था? लौंग ले गए थे। ये जो दल के सदस्य गए थे लौंग ले गए थे अपने साथ, हाथी दांत भी ले गए थे, और गैंडे का सींग और गुलाब जल ले गए थे। तो ये इतनी सारी चीजें ये जो 72 सदस्यों का जो दल गया था चीन में, तो ये खाली हाथ नहीं गए थे, ये अपने साथ क्या क्या ले गए थे? तो कांच का सामान ले गए थे, लौंग ले गए थे, हाथी दांत ले गए थे, और क्या ले गए थे? गैंडे का सींग ले गए थे और गुलाब जल ले गए थे। तो इस तरह से इसने क्या किया था कि चीन से भी इसने वैदेशिक संबंध इसके मधुर थे इसके समय पर। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजा किसके साथ में किया था? विजय बाहु के साथ किया था। तो ये भी दर्शाता है कि इसका जो वैदेशिक संबंध थे बहुत अच्छे थे। चीन में इसने राजदूत भेज करके, प्लस इन राजदूतों के द्वारा जो सामान भेजा गया, तो वो ये दर्शाते हैं कि चीन से भी इसके संबंध बहुत ही मधुर थे। क्लियर हुआ? तो अब हम बात करते हैं कि इस दल ने कैंटन शहर को एक बौद्ध विहार और 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी जो है दान में दिया था। तो पहली चीज तो ये सामान ले गए थे अपने साथ। सामान में क्या क्या ले गए थे इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। प्लस और क्या था कि ये जो जब दल गया था तो चीन का एक शहर है, कैंटन शहर के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर इन्होंने क्या किया था कि एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। और दूसरी चीज क्या किया था कि इन्होंने जो है 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी जो है दान की थी। किसके द्वारा? ये जो 72 सदस्यों का जो दूत मंडल भेजा गया है चीन में, चीन के राजा के दरबार में भेजा गया है, तो इसके द्वारा इतना ही नहीं किया गया। जो कैंटन शहर था, इस कैंटन शहर में इस सदस्यों द्वारा एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया गया, प्लस 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी वहां के लिए दी गई। किसके लिए? बौद्ध विहार के लिए। तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे
अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि ये जो कुलोत्तुंग प्रथम था, तो ये कौन सा धर्मावलंबी था? तो ये शैव धर्मावलंबी था। कौन सा था? शैव धर्मावलंबी था। उसने जो है चिदम्बरम मंदिर, श्रीरंगम मंदिर, समाधि का आकार संवर्धन करवाया था। इसने 2 मंदिर, शैव धर्मावलंबी था, हमने क्या जाना कि ये जो है शैव धर्मावलंबी था। दूसरा क्या था कि चिदम्बरम का मंदिर और प्लस कौन सा? श्रीरंगमम का मंदिर जो था, इसमें जो समाधि बनी हुई थी, तो इस समाधि का संवर्धन करवाया था। क्लियर हुआ? तो इन चीजों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि जो कुलोत्तुंग प्रथम था, उसने कौन कौन से मंदिरों के समाधि का संवर्धन कराया था? तो वो कौन सा था? तो ये था चिदम्बरम मंदिर, और दूसरा कौन था? श्रीरंगमम मंदिर का जो समाधि था, उसका जो है क्या कराया था? संवर्धन कराया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके जो है कई देशों से राजनयिक संबंध थे। हमने आपको पहले ही बताया कि राजनयिक संबंध कैसे थे। इसके जो विदेशों से संबंध थे, ये मधुर थे। यही इन्हीं को विदेशों से जो संबंध इसके मधुर होते, तो इसी को हमने शब्दों का हेर फेर थोड़ा सा कर दिया कि शब्दों के हेर फेर में कि यानी कि राजनयिक संबंध को हमने जो विदेशी संबंध थे उसको राजनयिक संबंधों में जो है हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इसके द्वारा मतलब जो परांतक प्रथम था, इसका अपनी पुत्री का श्रीलंका में विवाह करना, चीन में 72 व्यक्तियों का दूत मंडल भेजना, तो ये हमें यही दर्शाते हैं। इट मीन्स इसके जो फॉरेन रिलेशन था, यानी कि वैदेशिक संबंध थे, ये बहुत स्ट्रांग थे। क्लियर हुआ? इसके बाद में क्या है कि यह जो है 1063 से लेकर के 1070 तक श्री विजय, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो है यात्रा की। दक्षिण पूर्व एशिया को जो है श्री विजय के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब तक इसने यात्रा की? 1063 से लेकर 1070 तक जो है इसने जो है दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की। और क्या किया कि 290 में श्री विजय का शासक चोल राज्य में जो है दूतमंडल भेजा। ये भेजा, इसने दूतमंडल कहाँ भेजा था? तो इसने चीन में दूतमंडल भेजा था। लेकिन इसके दरबार में कहां से दूतमंडल आया है? तो श्री विजय के शासक द्वारा दूतमंडल भेजा गया है। तो ये इतनी थी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट डे हम आपको ये जो है आपके द्वारा किए गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट डे कुलोत्तुंग प्रथम के बाद जो क्रम से जो शासक हुए हैं, इनके बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। लेकिन जाने के पहले एक बार ये जरूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को विराम देना चाहेंगे। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। ओके, धन्यवाद।